नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के आए हैं किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, इनका प्रावधान कैसा है, कैसे कैसे इनका चुनाव होता है या कैसे कैसे क्या किया जाता है, इनके विषय में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, इसका गठन किस तिथि को हुई थी? इसका गठन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसके बाद इनका उद्घाटन कब किया गया? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया। जैसे इसमें कहा जाता है दोस्तों कि कोई चीज प्रस्ताव कर दिया गया कि हाँ हमारे भी देश में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की जाएगी या गठन किया जा रहा है, और इसके बाद उसके 2 दिन बाद ठीक 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। यह संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। अब इसमें है न्यायाधीशों की कुल संख्या। पहले क्या थी दोस्तों? पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उनको लेकर के तो इनकी संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 34 है। जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मिला करके न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है दोस्तों। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया? उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन। अनुच्छेद जो 124 है इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कहा गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 125, इसमें न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि, कि न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा या इनको किस आधार पर रखा जाएगा, कैसे कैसे इनका क्या होगा, इसके विषय में अनुच्छेद 125 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 126, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जो कार्यकारी होते हैं, जैसे दोस्तों सबको पता होगा, जानकारी होगी कि उसी में से उनको भी एक को चुन लिया जाता है और उनको चुन करके किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। यह किस अनुच्छेद में है? 126 में। अगला है अनुच्छेद 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। फिर है दोस्तों अनुच्छेद 128, उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, कि जैसे उच्चतम न्यायालय जो है उसमें जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनको कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लेकिन जब तक कोई दूसरा न्यायाधीश का गठन नहीं होता या नियुक्ति नहीं की जाती तब तक उनकी उपस्थिति रहेगी, वो कार्यभार को संभालते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगला है अनुच्छेद 129, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख, जैसे कोई लिखित अभिलेख वहां प्रस्तुत हो या उसका विषय में कहा गया है। फिर अगला अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होना चाहिए, कि वह कितना क्षेत्राधिकार पे है या कितना क्या उसका योगदान है। अगला है अनुच्छेद 132 से 136, सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्राधिकार, वह किस आधार पर अपील कर सकता है या क्या सुनवाई कर सकता है। इसके बाद अगला है 137, अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, जैसे पुनर्विलोकन कि जैसे किसी चीज पर कोई साक्ष्य दिया, जैसे कि कोई सुनवाई कर दी गई, उसको सजा दे दी गई, फिर उसके विषय में पुनर्विलोकन किया जाएगा कि उस जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या यह सत्य था या नहीं, तो उसके विषय में फिर जांच की जा सकती है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 में। अगला दोस्तों अनुच्छेद 141, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, कि जो इसमें इसकी विधि बनाई जा रही, घोषित की जा रही है, सभी न्यायालयों में आबद्ध होगी, मान्य होगी। अगला है अनुच्छेद 142, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, कि जैसे कि दिया गया है कि 142 में डिक्री यानी आदेश, उनके आदेशों का पालन करना, ये 142 में कहा गया है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है, कि जो राष्ट्रपति है 142 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह समझौता कर सकता है या उनकी शक्ति को रख सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों
कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्तियां कैसे की जाती है। तो अभी हमने बताया कि इन्हीं जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है और या उनका गठन किया जाता है। इसके बाद इनको शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। यदि ये अपने कार्यकाल के समय में अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं या दे देते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।